नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 32 के बारे में, जो कि आपका बात करता है संवैधानिक उपचार का अधिकार के बारे में, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कितने तरह के रिट्स होते हैं। रिट्स का मतलब क्या होता है? आदेश। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो का जो फॉर्मेट होगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज तो हिंदी रहेगा, लेकिन जो फॉर्मेट होगा, जो कंटेंट होगा, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और ये एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन बुक को मैं कवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, चाहे वो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसका जो PDF है आपको हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पर मिल जाएगा, और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ मैं अपने वेबसाइट का भी लिंक दे दूँगा, ताकि वहाँ से आप क्या करोगे कि इस वीडियो को डायरेक्ट मतलब डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 70% लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी भी, क्योंकि ये वीडियो देखते हैं और ये केवल इनका जब काम निकल जाता है तो चले जाते हैं। तो यार प्लीज़ ऐसा ना करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे काफ़ी हमें सपोर्ट मिलता है और आगे वीडियो बनाने का भी प्रेरणा मिलता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 2 सेकंड लगेगा बस चैनल को सब्सक्राइब करते में, बनेगा बस। इससे काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। आपको पता होगा कि आपके 2 सेकंड जो है आपके पास, ये मौका दूसरे की ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है, 2 सेकंड। तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बदलिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ा जाए। देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या कहता है। ये आर्टिकल 32 सिंपल सी बात बोलता है कि देखो, जो भी संविधान में मौलिक अधिकार हमारे दिए गए हैं, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उन सब का गारंटी लेने वाला जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो ना कि अगर ये आर्टिकल नहीं होगा, आपको सब बता दिया कि आपके अधिकार ये हैं, ठीक है, आपके मौलिक अधिकार है, और मानकर चलो कि कोई गारंटी ही नहीं लेता है इस चीज़ को, तो सरकार कोई भी कानून ले आती है, जैसे कि रॉलेट एक्ट टाइप की, पुलिस किसी को भी शक करेगी और उसको जेल में बंद कर देगी, तो आपके यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा, मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा। तो उसके खिलाफ आप कहाँ जाकर आवाज़ उठाओगे? उसका कोई गारंटी लेने वाला तो चाहिए। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने बोला कि आर्टिकल 32 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में। ठीक है, और उन्होंने यहाँ तक कि ये भी बोला कि ये जो है हमारा आर्टिकल 32 ये हार्ट एंड सॉल है। ठीक है, इसको यहाँ तक ये बोला है। अगर ये आर्टिकल ना भी हो, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो समझ लो कि हमारा संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बेकार है, मतलब कुछ कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारा संविधान बनाने का। इस वजह से ये गारंटी देता है, और ये गारंटी कौन लेने वाला जो आदमी है वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस बात की गारंटी देता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कोई करता है तो आप जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दो, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। ठीक है, तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलिए अब धीरे धीरे एक और बात किया जाए कि इसके कितने प्रोविजंस होते हैं। देखिए, इसके 4 टोटल प्रोविजंस होते हैं। प्रोविजंस का मतलब प्रावधान होते हैं। ठीक है, मैंने हिंदी में यहाँ पर आपको दिया रखा है, आप देख सकते हो हिंदी मीडियम वाले। तो यहाँ पर टोटल बात करें तो यहाँ पे 4 प्रोविजंस है। पहला बात करता है कि देखो, पहला क्या बात करता है? पहला बात करता है कि जो भी आपके राइट्स हैं, उन सब का जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सब को गारंटी लेने वाला जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। पहला ये बात करता है। सेकंड बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपको इशू करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इशू कर सकता है ऑर्डर, डायरेक्शन को, रिट्स को, ताकि कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे तो उस पर आदेश जारी कर सकता है। और कितने तरह के रिट्स होते हैं? तो टोटल 5 तरह के रिट्स होते हैं, जो कि हम लोग आगे या फर्दर पढ़ेंगे। जैसे हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडामस हो गया, प्रोहिबिटेशन हो गया। ठीक है, और क्वांटो को वारंटो, इस ये सब आप देख सकते हो यहाँ पर। ये सब हम लोग आगे फर्दर बढ़ेंगे, तो अभी इस सब के बारे में नहीं सोचना है। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ताकि वो इस चीज़ को यहाँ पर ऑर्डर इशू कर सकता है। थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो पार्लियामेंट के पास भी बात करें तो यहाँ पर संसद के पास भी पावर है कि किसी भी अन्य कोर्ट को भी बात करें तो आदेश, निर्देश, रिट्स जारी करने का अधिकार दे सकती है पार्लियामेंट हमारी। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? देखो, थर्ड पॉइंट बोलता है जो है, थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा तब तक संविधान द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया गया हो। देखो, इसमें सिंपल सी क्या बात की गई है कि अगर इमरजेंसी हो, नेशनल इमरजेंसी लगी है कंट्री में, और वहाँ पर अगर आप फंडामेंटल राइट्स का इशू लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो वहाँ आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त नेशनल इमरजेंसी है। अगर इसके अलावा अगर नेशनल इमरजेंसी ना हो तो आपको जाने का अधिकार है।
तो ये सीधी सी बात कहता है, ठीक है। तो ये 4 प्रोविजंस है, 4 प्रावधान है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर यहाँ पे आपको डिट्टो समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रिट्स के बारे में। देखिए रिट्स को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, रिट्स को हम लोग कहते हैं आदेश। जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आदेश देता है, तो उसको हम लोग रिट्स कहते हैं। और इसमें क्या बात की गई है, तो देखो हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे एक चीज़ सुधार लेना है, यहाँ प्रदेश लिख दिया मैंने, तो इस चीज़ को सुधार लेना है, यहाँ पे आदेश होगा, ठीक है, यहाँ पर इसको सुधार लेना। तो यहाँ पर बात क्या की गई है, देखो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे रिट्स के बारे में बात की गई है कि देखो आर्टिकल 32 के तहत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स को इशू कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हाई कोर्ट के पास यहाँ पे आर्टिकल 226 जो है पावर देती है कि हाई कोर्ट भी यहाँ पर रिट्स को इशू कर सकता है, ठीक है। अब आपको मान के चलो कि आपका जो राज्य है जहाँ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है, वहाँ दिल्ली आपका राज्य काफ़ी दूर है दिल्ली से, तो आप हाई कोर्ट में जाकर यहाँ पे आप बात कर सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट्स हो गया, हाई कोर्ट सुनेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो हाई कोर्ट नहीं सुन रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कोई भी बात करे तो वहाँ पर ना नहीं कहेगी, सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही सुनना है। तो ये कुछ दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट कहता है कि चूंकि अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि केवल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वही रिट्स जारी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं गया कि अभी जो लोअर कोर्ट है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो जारी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा है जो पावर है जो कि ये रिट्स को आदेश जारी कर सकता है, तो याद रखिएगा। अब 1950 से पहले आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश की जब शासन काल था उस वक्त जो था कि ब्रिटिश कहाँ कहाँ रूल कर रहे थे, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ रूल कर रहे थे वहाँ पे उनके हाई कोर्ट थे, यानी कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। अब वहाँ जहाँ इनका बात करें तो कोर्ट था यानी न्यायालय था, यहाँ पर उच्च न्यायालय, तो वहाँ हाई कोर्ट के पास पावर था ये चीज़ के बारे में कि 226 के तहत ये जो है रिट्स को, ये आदेश को ये जारी कर सकते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर संविधान में इस चीज़ को मतलब जोड़ा गया है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आपको 2 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर और कट समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए धीरे धीरे नेक्स्ट बात करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट बात कहता है कि जो भी आपके बात करें रिट्स है जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, वो दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से डिफर है। 3 एस्पेक्ट्स में आप इस चीज़ को समझे। पहला बात करता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है केवल मौलिक अधिकार को ही यहाँ पर बात करते हो, जब किसी का उल्लंघन होता है फंडामेंटल राइट्स तो ही वो रिट्स को इशू कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट क्या है ना, हाई कोर्ट तो ये रिट्स को तो इशू करेगा ही, साथ ही साथ जो कि अदर पर्पस के लिए भी अगर आप केस करने जाते हो तो उस चीज़ को भी यहाँ पर आदेश जारी कर सकता है हाई कोर्ट, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट भारत के पूरे क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या फिर किसी सरकार के खिलाफ यहाँ पे रिट जारी कर सकता है, याद रखिएगा। कोई भी पर्सन या गवर्नमेंट हो और किसी भी टेरेटरीज में भारत के कोई भी किसी कैसा भी राज्य में रहता हो, ठीक है, उसके खिलाफ यहाँ पे आदेश जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। बट हाई कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट करेगा, अब मान कर चलो कि आप बिहार में रहते हो, क्राइम हुआ आपका मुंबई में, ठीक है, और मुंबई में क्राइम हुआ और जाते हो आप यूपी के हाई कोर्ट में, कहोगे कि मेरा यहाँ पर राइट ये फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ, तो इस चीज़ का क्यों वो केस करेगा? आप कहेगा भाई जहाँ हुआ वहाँ जाओ। तो हाई कोर्ट कहता है कि देखो, या तो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन आपके राज्य में हुआ है तो वहाँ राज्य के हाई कोर्ट में जाकर आप यहाँ पे केस फाइल करो, या फिर जिस राज्य में आपका ये हनन हुआ है, मान के चलो मुंबई में आपका यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट ऐसा हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे उसके उच्च न्यायालय में जाकर करो, वहाँ पे आपका हाई कोर्ट इस बात को मानेगा और रिट्स जारी करेगा, इशू करेगा। तो ये सेकंड पॉइंट में कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, आपका किसी भी राज्य में हो, ठीक है, आपका किसी भी राज्य में हो, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ और कहो कि मेरा फंडामेंटल राइट्स हनन हुआ है, वकील लेकर जाओ, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ है दोस्तों, ठीक है। तो ये था प्रावधान, और प्रावधान बोल रहा हूँ, यहाँ आदेश था। अब जो थर्ड पॉइंट है, मैं ये क्या कहते हैं इसको, 3 सस्पेक्ट था तो मैंने 2 सस्पेक्ट्स बता दिया। अब थर्ड सस्पेक्ट क्या कहता है, देखो थर्ड सस्पेक्ट कहता है कि ये जो है हमारा आर्टिकल 32 यानी रेमेडीज का मतलब क्या, उपचार। तो ये जो है आर्टिकल 32 एक अपने आप में ही एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स राइट्स जुरिडिक्शन। देखो
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी इसको रिफ्यूज नहीं करेगा इस रिट्स को जुरिडिक्शन के तहत, ठीक है। यहाँ पर कभी भी यहाँ बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट्स अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता है। अगर आप जा रहे हो वहाँ पे तो आप कहोगे कि सरकार ये ऐसा ऐसा बात है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहोगे कि मेरा फंडामेंटल राइट्स हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट कभी इसको आपको भगाएगा नहीं, वहाँ से आपकी बात वहाँ पे सुनी जाएगी। दूसरी ओर बात करें कि आर्टिकल 26 के तहत यहाँ पे बात करें तहत एक उपाय विवेकाधीन यानी बात करें तो क्रिमिनरी एनहेंस, इसलिए एक हाई कोर्ट अपने रिट्स अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है, ठीक है। मैं रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट्स जुरिडिक्शन। देखो यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिकल 226 के तहत यहाँ पर हाई कोर्ट जो है ना, भले यहाँ पे हाई कोर्ट के पास अगर एक्स्ट्रा कोई केस फंसा हुआ है और आप जा रहे हो वहाँ पे लेके, तो हाई कोर्ट आपको हटा सकता है कि नहीं अभी हमको आपको यहाँ पे रिट्स जारी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे नहीं कर सकता है। तो ये आपको बता दिया मैंने 3 डिफरेंस कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रिट्स होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे से डिफर हैं। तो इसी प्रकार जो हाई कोर्ट का है उसका मौलिक अधिकार का गठन का रक्षक और गारंटर के रूप में यहाँ पर बात करें तो गारंटी लेता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो ये कुछ हमारा रिट्स था। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो यहाँ भी आदेश लिखा, प्रदेश लिखा है, जिसको आदेश कर देना लोग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिट्स के बारे में। अब टोटल रिट्स कितने तरह के होते हैं, देखो टोटल रिट्स 5 तरह के होते हैं। अब हम लोग एक एक करके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है होबियस कॉर्पस। ये एक लैटिन वर्ड है दोस्तों, याद रखिए, होबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है कि ये मतलब सिंपल सी ये क्या बात करता है कि मान कर चलो कि आपको कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, आपको गिरफ्तार किया है, ठीक है। आप मान के चलो कोई छोटे मोटे केस क्राइम की हो और आपको यहाँ पर FIR फाइल हुआ है और अरेस्ट वारंट लेके पुलिस आपको गिरफ्तार करता है। और गिरफ्तार करने के बाद अगर 24 घंटे के अंदर वो अगर कोर्ट में नहीं आपको पेश करता है तो उसके आप ऑटोमेटिक वहाँ से आप छूट सकते हो, पुलिस मतलब बात करते जेल से छूट सकते हो। पर पुलिस आपको फिर भी नहीं छोड़ता है और आपको बात करें तो आपको मारता पीटता है, ऐसा कुछ करता है, और आपने प्यूनिटिव डिटेंशन केस आप पे चल रहा है तो भी ऐसा कर रहा है, बात करें तो वो पुलिस इंस्पेक्टर ऐसा आपके साथ नहीं कर सकता है। जो भी है पुलिस स्टेशन में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप नहीं कर सकता। अगर ऐसा आपको साथ कर रहा है और इस चीज़ को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो या हाई कोर्ट में, तो उसके खिलाफ, उस पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ या पुलिस स्टेशन के खिलाफ यहाँ पर बात करें तो होबियस कॉर्पस का यहाँ पे आदेश जारी हो जाएगा और जो कि यहाँ पर उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। बट किस केस में ये होबियस कॉर्पस नहीं इशू किया जाएगा, आप इस चीज़ को समझो। अगर आपने प्यूनिटिव डिटेंशन का केस नहीं है आपके पास, बात करें तो, और परमिनेटिव डिटेंशन का केस है, ठीक है। प्यूनिटिव और परमिनेटिव डिटेंशन आपको मैंने डिफरेंस बताया था दोस्तों, आपको पता होगा कि कैसे जो है ये एक दूसरे से अलग है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसा क्राइम करते हो जिसमें पुलिस आपको क्या करती है कि डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेती है और 3 महीने का जेल हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर होबियस कॉर्पस जो है, ये जो है रिट्स आप पे जो सुप्रीम कोर्ट आप पे नहीं ला सकती। तो ये कुछ है कि इशू आप पे जारी नहीं हो सकती अगर ऐसा कोई काम करते हो जो कि देश के खिलाफ है आपका क्राइम, ठीक है, टेररिस्ट वगैरह पे लगता है ये सब, तो आप देख सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि होबियस कॉर्पस जो है सुप्रीम कोर्ट लगा देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 22 में हम लोग पढ़े थे। अब जो लोग नहीं पढ़े हैं कि ये क्या है सर, क्या बात करें, प्यूनिटिव डिटेंशन और परमिनेटिव डिटेंशन ये सब क्या है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार जाकर बात करें तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, आर्टिकल 22, आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 22 में मैं किस तरह से बताया है कि आपको यहाँ पर प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में अंतर, ठीक है। कब पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है और कब पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कब पुलिस आपको FIR बात करें तो अरेस्ट वारंट जारी करेगी और वारंट आपको इशू करेगी, और कब नहीं कर सकती है, आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है। तो मैंने आपको सब बताया है, आप प्लीज़ आर्टिकल 22 जाकर देखना एक बार, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये था दोस्तों होबियस कॉर्पस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो रिट्स है वो हमारा मेंडेमस। ये जो इसका लिटरली मीनिंग होता है कमांड, ठीक है। अब यहाँ जो कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको कमांड देता है कि जो लोग पब्लिकली परफॉर्मेंस नहीं करे, जैसे IAS ऑफिसर है या फिर कोई सरकारी कर्मचारी, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोर्ट जो होगा, जो भी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहाँ पर एक कमांड देगा मेंडेमस,
ताकि वो अपनी ड्यूटी ठीक से करे। ठीक है, अब किस केस में जो है आप जो है सर ये कोर्ट जो है मैंडेमस इशू नहीं कर सकता है। तो देखिए, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी है तो उस केस में नहीं हो सकता है। जैसे कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो अब थोड़ी आप सरकार यहाँ पर बात करें तो सॉरी सरकार में यहाँ कोर्ट आपको कहेगा कि पढ़ाई ठीक से करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल को यहाँ पे बात कर रहा है कि मैंडेमस जो है इशू नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सेकंड है कि इन्फोर्समेंट नहीं करेगा डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर को, दैट डज नॉट पोसेस स्टेचुअरी, ठीक है, फोर्सेस। थर्ड पॉइंट कहता है कि व्हेन बॉडी इज डिस्क्रेशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। अगर बात करें डिस्क्रेशनरी है मतलब मन चाहा अगर आपका काम है करना तो उस पर ये मैंडेटरी केस नहीं लागू होगा, बट मैंडेटरी रहेगा तो मैंडेमस लॉ जो है, मैंडेमस इशू जो है, रिट्स जो है ये लागू होगा। जो फोर्थ पॉइंट कहता है कि आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर जो है यहाँ पर आपको रिट्स जो है मैंडेमस रिट्स जारी नहीं होगा, और ना ही जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के ऊपर ये मैंडेमस जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है। ये रिट्स उन पे लागू नहीं होता है। तो ये चीज़ इन लोग पे ऊपर इशू नहीं होगा। आपने अच्छे से इस चीज़ को समझ लिया मैंडेमस क्या है। ठीक है, मैंडेमस मतलब आप मतलब सिंपल सा बात कर सकते हो भाई, जो भी सरकारी आदमी है या फिर सरकारी कर्मचारी जो पब्लिक के लिए काम कर रहा है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या फिर सरकार है, सरकार ही क्यों ना हो, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है तो यहाँ पे जो कोर्ट है फटकार लगा सकती है। आपने सुना होगा फटकार लगाया, कोर्ट ने फटकार लगाया आपको, सरकार को, इस राज्य सरकार को फटकार लगाया, आपने ऐसा कुछ सुना होगा, न्यूज़ में बहुत चलता है। तो ये क्या है, मैंडेमस करना मतलब कमांड लगाया, आदेश जारी किया उसको। ठीक है, तो ये कुछ है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का रिट्स है, नेक्स्ट है दोस्तों प्रोहिबिटेशंस। इसका क्या मतलब होता है कि फॉरबिड मतलब रोकना, ठीक है, निषेध करना। अगर कोई लोअर कोर्ट है, अगर वो अपना ऐसा फैसला सुना देता है जो उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, ठीक है, उसके अधिकार में वो फैसला नहीं है लेकिन वो सुना देता है, तो उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट जो है यहाँ पर प्रिवेंट कर सकता है, उसको हटा सकता है। ठीक है, तो उसी के लिए लाया जाता है प्रोहिबिटेशन। यहाँ पे मैंडेमस जो है ना, मैंडेमस जो परमादेश होता है वो डायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिविटीज़ के लिए होता है। ठीक है, याद रख लिए। और प्रोहिबिटेशन जो होता है ना वो इनडायरेक्ट इन एक्टिविटीज़ मतलब ये लोअर कोर्ट के लिए होता है। ठीक है, याद रखिए, ये लोअर कोर्ट के लिए होता है प्रोहिबिटेशन। यहाँ पर केवल और केवल ये इशू जुडिशियल यानी कोर्ट के लिए या क्वासी जुडिशियल जो आपका एनजीटी हो गया उसके लिए, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के लिए होता है। यहाँ पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी के लिए नहीं है। अब लेजिस्लेटिव बॉडीज में आ जाते हैं आप, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, ये सब थोड़ी आपको फैसला सुनाते हैं, इन लोग के लिए नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा प्रोहिबिटेशन क्या होगा, किसके लिए है और इसका क्या मतलब होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेट्योरी। सेट्योरी का मतलब वही हुआ दोस्तों कि यहाँ पर आपका जो कोर्ट है यानी लोअर कोर्ट है अपना फैसला ऐसा सुना देती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो उसके एक्सीड में नहीं है, मतलब अपना फैसला जो है उसके अधिकार में, उसके जुडिशरी में नहीं है, और वो क्या कर सकती है कि ट्रांसफ़र कर सकती है, जो भी पेंडिंग केसेस हैं वो अपने हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकती है। सेट्योरी में ये चीज़ मेंशन की हुई है। ठीक है, पहले क्या था, अब थोड़ा ध्यान से समझना कि एक जैसा क्यों लग रहा है। देखो प्रोहिबिटेशन में क्या था, प्रोहिबिटेशन में हमने पढ़ा कि जो यहाँ पर जो लोअर कोर्ट यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ उसका जो फैसला होता है, जो भी वो सुनाती है, अगर उसके दायरे में नहीं आ रहा है, उसके जुडिक्शन में नहीं आ रहा है और वो सुना रही है ऐसा फैसला, किसी को फांसी देने की बात कर रही है या फिर कोई ऐसा जो उसके दायरे में नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे हाई कोर्ट उसको रोक सकता है। ठीक है, प्रिवेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर सुना दिया गया है फैसला, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये जो है सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहिए, ये क्या करेगी कि ये जो फैसला सुना दी है अब उसको जो भी पेंडिंग केसेस सुनाया हुआ है वो क्या करेगी, अब हाई कोर्ट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया कि चलो ठीक है आपने सुना दिया तो एक काम करो, आप हाई कोर्ट में इस चीज़ को आप ट्रांसफ़र कर दो। तो ये कहता है सेट्योरी में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बताया गया कि पहले क्या था कि यहाँ पर केवल ये जो सेट्योरी इशू होगा आपका जुडिशियल यानी कोर्ट के लिए और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए, ना ही केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए इसके नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बनाया कि नहीं, अब क्या होगा कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए भी यहाँ पर इशू किया जाएगा ये लॉ। ठीक है, कि यह फैसला अगर ये सुनाते हैं जिसका फंडामेंटल राइट्स जो है हनन होता है और इनके दायरे में नहीं है फैसला, तो ये क्या कर सकते हैं कि इन पे सेट्योरी लग सकता है। ठीक है,
ये अपना क्या करेंगे, या तो हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर यहाँ पर इनके खिलाफ़ कोई इशू लिया जाएगा, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा इन पर कोई केस होता है तो ये था दोस्तों। यहाँ पर बोला गया कि सेट्योरी में कोई ये लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। अगर कोई प्राइवेट बॉडीज है या फिर लेजिस्लेटिव बॉडीज है वो अगर ऐसा कुछ करती है तो उसके लिए नहीं है। चलिए इतना तक आपको समझ में आ गया, उम्मीद है कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपको कोवारेंटो लिटरली मीन्स क्या होता है। देखिए कोवारेंटो इसका कहने का मतलब कि अगर आप मान के चलो कि कोई एक ऐसा सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, वो उसके दायरे में जो काम है वो ना करके दूसरा काम कर रहा है जो उसके लिए वो सर्टिफाई नहीं है, मतलब उसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो काम कर रहा है। अब मान के चलो कि कोई सरकारी कर्मचारी, मान के सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर है या फिर जो आँख का डॉक्टर है, ठीक है, पर वो आँख का डॉक्टर है और वो सर्जरी कर रहा है दांत के लिए, ठीक है, अब दांत देख रहा है, लेकिन वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन उस पर अगर कोई केस कर देता है कि सर आप ये नहीं कर सकते हो, तो उस पर केस हो सकता है कोवारेंटो का। उस पर बात किया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा, उस पर इंक्वायरी बैठेगा, पूरा सर्टिफिकेट उसका सब जांच होगा, समझ रहे हो ना। तो ये सब होता है कोवारेंटो में। और यहाँ पे अगर मान के चलो कि आप रेलवे स्टेशन पे हो जा रहे हो, आपने देखा होगा पुलिस लोग वहाँ पे जो भी सिपाही लोग हैं, थानेदार, वो लोग घूमते रहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो एक थानेदार आपसे आया, एक मान के चलो उसको क्या कहते हैं, जो हाथ में डंडा लिए रहते हैं, कांस्टेबल, वो आपके पास आया, बोला आपका टिकट क्या है, टिकट दिखाइए। क्या आप दिखाओगे? नहीं, आप बोलोगे मैं टिकट नहीं दिखाऊंगा, बाकी जितने भी सिक्योरिटी जांच करने मुझे कर लो, लेकिन मैं टिकट तुमको क्यों दिखाऊं? टिकट तो मैं उसी को दिखाऊंगा जो इसके लिए बात करें तो एलिजिबल, मतलब टीटी को ही मैं दिखाऊंगा जो इसके लिए अथॉरिटी है। आपको क्यों दिखाऊं? अगर वो फिर भी आपको दबाव डाल रहा है तो आप बोल सकते हो कि सर आर्टिकल 32 के तहत कोवारेंटो रिट्स के अनुसार मैं आप पे केस कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि आपने सही में संविधान पढ़ा है और आपसे वो ऐसा नहीं करेगा। कभी कभी बदमाशी करते हैं पैसा लेने के लिए, देखोगे कि आप जाते हो रोड पे तो आपसे गाड़ी रुकवा कर ऐसा हवलदार आपसे पैसे लेते हैं, तो उसका वो काम नहीं है, समझ रहे हो ना, लेकिन वो ऐसा करते हैं। लेकिन यही अगर आप उनको बोलते हो कि सर आपके पास क्या इसकी अथॉरिटी है कि आप ये काम कर रहे हो, अगर नहीं है तो फिर आपके खिलाफ केस होगा और आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और इंक्वायरी बैठेगी। तो ये है दोस्तों कोवारेंटो में। तो ये कुछ था दोस्तों, उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर मत करना, शेयर करने से क्या होगा, जो लोग को ज़रूरत होगी वो आएंगे देखेंगे, ठीक है। आप बस केवल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए इतना काफ़ी है। कमेंट करके बताना कैसा लगा, कोई और लेक्चर चाहते हो किसी टॉपिक पे तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना। और आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।